Dear students, in class 11 microeconomics, let us start with the microeconomic sections. There is also statistics. So the thing here is what economics is all about. यहाँ आप देख रहे हो, the science of economics was born with the publication of Adam Smith, an inquiry into the nature and causes of wealth of nations in the year 1976. यानी एडम स्मिथ की किताब छपी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। सभी देश राष्ट्रों के वेल्थ के काउजेज क्या है, नेचर एंड काउजेज। तो ये 76 की बुक थी, 1776 की। एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, और उनको मॉडर्न समय में फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। हालांकि भारत के नहीं पहले किसी को, तो एटलीस्ट कौटिल्य को, चाणक्य को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाना चाहिए। बट यूरोपियन कंट्रीज़ का दबदबा रहा है पिछले 200-300 सालों में। उन्होंने दुनिया भर में उनके कॉलोनीज़ थे। सो हिस्ट्रीज़ हो, पॉलिटिक्स हो, साइंस हो, whatever, everything has been written and all the godfather are from the Europe. Okay, no problem. Let us be to the point. So Adam Smith is the father of economics. At its birth, the name of economics was political economy. जब economics नाम के एक एकेडमिक सब्जेक्ट की घोषणा हो रही थी, तो शुरू में इसे पॉलिटिकल इकोनॉमी का दर्जा मिला। Towards the end of the 19th century, there was a definite change from use of word political economy to economics. और 19th century के एंड होते होते एक तरह का एक बदलाव आया और पॉलिटिकल इकोनॉमी शब्द के प्रयोग से बचा गया। The word economics was derived from two Greek words, oiko, a house, and nomos, to manage। मतलब आप देखोगे, साइंस में भी देखोगे, सिल्वर का लैटिन नेम एजेंटम, ग्रीक नेम, गोल्ड का लैटिन नेम ऑरम, इसलिए उसका सिंबल AU या AG है। आयरन का लैटिन नेम फेरम या ग्रीक नेम, इसलिए उसका सिंबल FE है। तो एक्चुअली में क्या हुआ, पूरे अभी मैं बता रहा था कि इकोनॉमिक्स के गॉडफादर होना चाहिए एटलीस्ट कौटिल्य को। बट हेयर एक बात फिर मैं और बता रहा हूँ कि पूरे यूरोप को कन्वर्ट किया था क्रिश्चियनिटी में ग्रीक के लोगों ने, ग्रीस के लोगों ने, और उनका स्क्रिप्ट था लैटिन। तो लैटिन टर्मिनोलॉजी आप देखोगे, जितने भी वेस्टर्न साइंस है उसमें हर एक, बायोलॉजी से लेकर के फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर एक चीज़ में लैटिन टर्मिनोलॉजी बड़ा यूज होता है, और उसे साइंटिफिक लैंग्वेज वहाँ का कहा जाता है। although it is not, it is just a language of some part। जैसे कि अभी हमारे देश में देखोगे कि यहाँ के जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं, वो यहीं के थे, यहीं के हिंदूज थे। बट वो उर्दू को, अरबी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते, उनके लिए ज़्यादा होलिस्टिक लैंग्वेज हो जाता है। सो वॉज लैटिन लैंग्वेज, सो वॉज रोमन लैंग्वेज, सो वॉज ग्रीक लैंग्वेज फॉर यूरोपियंस टिल रिनाइसेंस। थोड़ा मैं विषय से बाहर चला गया, लेकिन साथ साथ थोड़ा देशभक्ति की बातें भी समझनी चाहिए। और साइंटिफिक लैंग्वेज कुछ नहीं होता है, वो यूरोप के स्लेवरी का लैंग्वेज था। चलिए इधर आते हैं, विषय में आते हैं। तो ये तो बता दिया कि भाई हाउस मैनेजमेंट को इकोनॉमिक्स कहते हैं। Thus the word economics was used to mean home management and the funds available in the most economical manner possible। कैसे लिमिटेड फंड्स के साथ घर को ढंग से चलाया जाए, यही इकोनॉमिक्स हुआ। लियोनेल रॉबिन्स, L. रॉबिन्स डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ स्कार्सिटी। कोई इसको स्कार्सिटी पढ़ते, कोई स्कार्सिटी पढ़ते। मतलब स्कार्सिटी का मतलब तो कोई चीज़ का क्राइसिस, हमारे पास जो भी चीज़ जितना चाहिए उतना है नहीं। वाटर की क्राइसिस है,
रॉ मटेरियल्स के रूप में आयरन, जितने भी मिनरल्स उसकी क्राइसिस है, जो चीज़ जितना चाहिए उतना नहीं है, एक परिवार को जितना इनकम चाहिए उतना नहीं है, तो इसको कहते हैं स्कार्सिटी। तो प्रोफेसर रॉबिन्स ने एल रॉबिन्स ने तो इसको डिफाइन किया क्या कि ये स्कार्सिटी के साइंस है, यानी सीमित संसाधनों से कैसे अपने वेरियस वांट्स को फुलफिल करने की कोशिश की जाती है, और उसमें जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके क्योर्स क्या हैं, ये सब इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। प्रोफेसर रॉबिन्स इन हिज बुक नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस स्टेट्स, उनके द्वारा लिखी किताब थी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। उन्होंने बताया है क्या, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। मतलब प्रोफेसर रॉबिन साहब ने अपनी किताब में बताया था कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा विज्ञान है, नॉट प्योर साइंस, सोशल साइंस, विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, मानवीय के उस व्यवहार को स्टडी करता है, जो उसकी जो इच्छाएं हैं, जो मांग है, जो लक्ष्य है, उसको पूरा करने के लिए जो स्कार्स मीन्स है, सीमित संसाधन है, और वो भी संसाधन ऐसे जिसका अल्टरनेटिव यूजेज है, एक ही चीज़ अलग कामों में भी लाया जा सकता है, तो उस सीमित संसाधन से असीमित वांट्स को कैसे, असीमित वांट्स में से भी कुछ को फुलफिल कैसे वो करते हैं, इसी का साइंस है इकोनॉमिक्स। और सबसे अच्छा डेफिनेशन तो पॉल ए सैमुअल्सन का है, डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज with or without the use of money to employ scarce productive resources which could have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in future among various people and groups of society। देखिए यहाँ मिस्टर सैमुअल्सन जी ने पॉल ए सैमुअल्सन जी ने क्या बताया है, इकोनॉमिक्स क्या है, द स्टडी ऑफ हाउ मैन, ये अध्ययन करता है कि कैसे मानव समाज एंड सोसाइटी चूज विथ और विदाउट द यूज ऑफ, चाहे तो पैसे की मदद से या बिना पैसे की मदद से, कैसे सीमित संसाधनों को, स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को एम्प्लॉय, काम में लगाए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, विच कुड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेज, और ऐसे रिसोर्सेज जो जिसके कई सारे काम है, उसमें से किसी एक काम में या सब काम में थोड़ा थोड़ा करके, टू प्रोड्यूस वेरियस कम्युनिटीज, बहुत सारे जो ज़रूरत की चीज़ें उस समय है वो बनाने में प्रयोग करे ओवर टाइम, समय के साथ, एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजम्पशन, और फिर जो चीज़ बन जाए उसको प्रयोग करे, कंज्यूम करे नाउ, अभी, और ऐसे नहीं कि सारे रिसोर्सेज को भी कंज्यूम कर ले, एंड इन फ्यूचर अमंग वेरियस पीपल एंड ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी, जो भी संसाधन है, जो भी बने हुए चीज़ है, वो सिर्फ अभी बना के ख़त्म ना कर ले, अभी यूज़ ना कर ले, उसको आने वाले जनरेशन्स के लिए भी कैसे सिक्योर रखे, इस बात की भी चिंता जिस विज्ञान में करते हैं उसे इकोनॉमिक्स कहते हैं। दिस डेफिनेशन एम्फसाइजेज ग्रोथ ओवर टाइम, यानी दिन पर दिन विकास होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए समय के साथ। इट इज़ मॉडर्न एंड वाइडन स्कोप, ये जो डेफिनेशन है बहुत ही आधुनिक है, अब बड़ा ही विस्तृत है, बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर समेटे हुए है कि हमको, हमारे वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है, तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज से, और रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, और क्या, तो अनलिमिटेड वांट्स हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूजेस हैं, अपने वांट्स को इस तरह से उस रिसोर्सेज को यूज़ करे इकोनॉमिकली, जुडिशियसली, कि अपने अभी के जनरेशन्स के डिमांड को फुलफिल करते हुए आने वाले जनरेशन्स के लिए भी रिसोर्सेज को और बने हुए प्रोडक्ट को संजो कर रख सके, ये डेफिनेशन दिया पॉल ए सैमुअल्सन ने। सॉरी, एक्सक्यूज मी। हेंस इट इज मोस्ट सेटिस्फैक्टरी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी जो भी इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन अपने आप में बड़ा ही अच्छा है। दिस डेफिनेशन हैज़ बिन एक्सेप्टेड यूनिवर्सली, और ये डेफिनेशन इकोनॉमिक्स का दुनिया भर में स्वीकार किया गया है। तो यहाँ मैंने डिस्कशन किया आज सिर्फ छोटा सा पार्ट, व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट। तो पता चला क्या
economics is a science but not science, but not pure science, it is a social science, right? फिर क्या पता चला, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, ये धन के बारे में स्टडी करता है, बट नॉट ओनली अबाउट वेल्थ, इट ऑल्सो स्टडीज अबाउट द वेलफेयर, it studies about the economic activity as well as non-economic activity, because welfare is a part of non-economic activity, and doing business, carrying on employment work is economic activity. Again, economic studies about we have unlimited wants, desires, and but economic studies that we have limited resources, and economics tells us about that those resources have alternative uses. So there is appropriate allocation of those limited resources in alternative uses, so that all the necessary goods and services can be produced during that period of time, and our current demands needs to be fulfilled in a sound way. But at the same time, while using those limited resources for fulfilling our current demand, current desires, current wants, we must preserve those resources for our coming generations, or we can say that we use these resources in such a judicious way, economic way, so that there is minimum wastage in present and maximum output, optimum output. Those are fulfilling our current demand, and along with that we are able to secure, preserve those resources or goods and services already made for our coming generations. Also, while using those resources for fulfilling our demand, we must maintain a balance between our needs and environment. Means, while using those resources, either natural resources or man-made resources or artificial resources, there must not be any damage or least damage to ecosystem or environment. That also should be kept in mind. तो दिस इज़ व्हाट इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट. आज के क्लास में ये काफ़ी रहा, इसको समझिए, और कोई दिक्कत हो तो यू कैन कॉल मी. माई सेल नंबर इज़ 9333124957. माई email ID is vipinSandil3974@gmail.com. Thank you.